नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और सुदर्शन के इस कॉन्क्लेव में जिसमें मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण हुए। इसमें हमारे बीच अब भाजपा के विद्वान, फायरब्रांड और एक राजनीति में नहीं देखे गए ऐसे व्यक्तित्व सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका स्वागत है। क्योंकि आजकल तो राजनीति में केवल गाली गलौच और ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। एकदम शॉर्ट में कहना हो तो एक शब्द में कह सकते हैं, उसका नाम है राहुल गांधी। और एक तरफ है सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि कठोर शब्द को भी या कठोर प्रश्न का उत्तर भी शालीनता के साथ देते हैं। सुदर्शन पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए पार्लियामेंट्री कमेटी के एक मीटिंग से उठकर वो आए हैं कि सुदर्शन में जाना है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। 12 वर्ष का एक सिग्निफिकेंस है और खास करके हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में तप माना जाता है। तो मोदी सरकार का एक तप पूरा हुआ है, इसे आप कैसा देखते हैं? देखिए, अगर अब बिल्कुल हिंदू धर्म में 12 वर्ष का समय कहें तो 12 वर्ष के बाद कुंभ आता है। कुंभ इसलिए आता है कि 12 वर्ष के बाद गुरु बृहस्पति उसी राशि में वापस आते हैं। और अभी भी बृहस्पति अपनी कर्क राशि पे चल रहे हैं, जो उच्च राशि है। 2014 में भी उच्च राशि पे आए थे। तो आपने देखा कि उच्च राशि पर आकर उन्होंने क्या उच्च स्तर के कार्य किए। इन्हें अगर हम डिवाइड करें तो हम 3-4 कैटेगरी में कर सकते हैं। मोदी जी की सरकार ने इन 12 वर्षों में 4 कैटेगरी, एक काम वो जो दूसरी सरकारें भी कर रही थी, हमने भी किया। सड़क बनाना, रोड बनाना, रेल बनाना, मगर जिस स्पीड, जिस स्केल, जिस ट्रांसपेरेंसी पे किया, वो अभूतपूर्व है भारत के इतिहास में। अभी नितिन जी आएंगे आपके इस कार्यक्रम में, तो वो उस विषय में विस्तार से बताएंगे। दूसरी कैटेगरी के वो काम जो उन सरकारों ने सोचा मगर कर नहीं पाए, जैसे जीएसटी और महिला आरक्षण विधेयक। सोचा उन्होंने भी, मगर करने का ना तो साहस जुटा पाए, ना सामर्थ्य जुटा पाए। तीसरी कैटेगरी के वो काम जो उनके दिमाग में ही नहीं आए कि यह भी हो सकता है, जैसे भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, इसके लिए सोलर एनर्जी, ये तो उनके दिमाग में आया होगा, पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा और उसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में बनेगा, ये उनकी सोच से बाहर था। जैसा मैं अभी आया हूं, सुरेश जी आयुर्वेद का जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका हेडक्वार्टर भारत में बनेगा, जामनगर आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में। मुझे लगता है ये उनकी सोच से बाहर था। और चौथे प्रकार और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो सोच ही नहीं पाए। अब जैसे अगर हम देखें, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, ऑपरेशन सिंदूर, सोच का बाहर था। लोग आते थे, कार्रवाई करके चले जाते थे, सेनाएं तैयार रहती थीं, सेना कहती थी कि हमें कार्रवाई करने की अनुमति दीजिए, और वो अनुमति नहीं देते थे। और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की अपनी विजिट में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना तैयार थी, मगर परमिशन नहीं दी क्योंकि उन्हें लगा उससे भाजपा को फायदा हो सकता है। फॉली होमी मेजर जो फॉर्मर एयर चीफ थे, उन्होंने भी ये लिखा कि हम लोग तैयार थे। अब चौथी कैटेगरी के काम कौन थे? जो पिछली सरकारें कर रही थी, हम ये नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं हो पाएगा। क्या? धारा 370, राम मंदिर। तो वो भी करके दिखाया, जिसके लिए वो कमर कसे बैठे थे। याद है आपको, उन्होंने कहा था जिस दिन धारा 370 हट जाएगी उस दिन तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। और अब धारा 370 हटी है और डल लेक पे जो तिरंगे की कतार दिखाई पड़ती है, मुझे लगता है ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इन 12 वर्षों में वो इतिहास रचा है जो फूलों के हार पहनने वाले। तिरंगे की बात आपने कश्मीर में की, तो तिरंगा अब केवल हमारे कश्मीर में नहीं, हमारा जो उनके पास है उसमें भी फैल रहा है। देखिए, जो आपने बात कही वह बात मैं इसमें भी ऐड करना चाहूंगा। बहुत अच्छा विषय सुरेश जी ने निकाला। तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी ये करने में क्यों सफल रहे? मोदी से पूछा गया था ना कि आपने एक दिन की भी छुट्टी नहीं लेते हैं, इतनी ऊर्जा कहां से लाते हैं? तो उन्होंने क्या कहा था? रोज 1-1.5 किलो गाली खाता हूं, उससे ऊर्जा पाता हूं और फिर आपकी सेवा में लग जाता हूं। तो बाकी नेता फूलों का हार लेते रहे और मोदी जी ने अंगारों का हार लेकर इतिहास बदल दिया। जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, अंगार हार उनका जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। अब जो आपने बात कही कश्मीर की बात, देखिए आज संयोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वीं जयंती का वर्ष चल रहा है।
हमने नारा दिया था 1953 में, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम नारा ही देते रहे, पर कश्मीर वास्तविक अर्थों में पूर्ण रूप से हमारा हुआ। अटल जी ने 1947 में कहा था, 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है और सपने सच होने बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है। तो वो पूरी शपथ करके अधूरी आजादी को पूरा किया गया 5 अगस्त 2019 को, जब मोदी जी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर का पूरा एकीकरण किया। मगर हमने कहा था जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। अभी जो उधर वाला कश्मीर है ना, इधर आप उसमें उसका नजारा देख रहे हैं कि नहीं, जो कुछ पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, वहां अपने आप ही इतना बवाल हो रहा है कि वहां पर ऐसा लग रहा है कि कोई आश्चर्य नहीं कि पीओके से ही ये डिमांड उठने लगे कि उनको भारत के साथ होना चाहिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं हम भारत के नागरिक हैं। और एक और बात और समझिए, उनका इकबाल इस कदर गिर गया है पाकिस्तान की सरकार का कि आपने देखा होगा वो पुलवामा के अटैक का जो मास्टरमाइंड था बुरहान हमजा, उसको मुजफ्फराबाद में जाके अज्ञात हमलावरों ने मार दिया। पता नहीं कौन अज्ञात हमलावर थे जिन्होंने जाके मार दिया। तो वहां पे बहुत ज्यादा व्यवस्था है, वहां नजारा बहुत बदला हुआ है। ये अंतर होता है कि एक दौर था। अज्ञात वाला तो आपने एक ही नाम बताया। नहीं, और भी है जिन्होंने नहीं, वो हाफिज सैफुल्लाह, अज्ञात वाले ने इतना ज्यादा काम किया है कि दिल्ली में बैठकर उस अज्ञात का धन्यवाद होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? नहीं, देखिए हम तो ये कहेंगे कि जब दिल्ली में सरकार मजबूत होती है और वहां की सरकार का इकबाल डाउन हो जाता है तो फिर अज्ञात हमलावर खड़े हो जाते हैं। कुछ हो रहा है वहां पर, वो उनकी समस्या है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है ऑफिशियली। मगर ये बात आप देखिए कि जो हो रहा है वो ये दिखा रहा है कि किसी दौर में वो लोग आते थे और भारत का कौन सा हिस्सा था जहां आतंकवादी घटना नहीं होती थी। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, वाराणसी, लखनऊ, फैजाबाद, नागपुर, पुणे, हैदराबाद, गुवाहाटी, कहां बम धमाके नहीं होते थे, कहां आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी। और इतना ही नहीं, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, बस अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। उस समय क्या था, जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह में बैठकर वो लोग आतंकवादी घटनाएं करते थे, फिर अपने मरकज सुभान अल्लाह में बैठ के सुभान अल्लाह करते थे। और ऑपरेशन सिंदूर में जब वहां पर ब्रह्मोस गिरा, और याद करिए उसने कहा ना मेरे 14 लोग मेरे परिवार के मारे गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। इसका मतलब जिस मरकज में बैठ के वो भारत में आतंकवादी घटनाएं करके सुभान अल्लाह बोलते थे, मोदी जी ने वो दिन दिखाया कि वहां बैठ के या अल्लाह बोलने की नौबत आ गई। मुझे लगता है इसके बाद भी किसी को बदला हुआ नजारा न समझ में आ रहा हो तो उसे अपनी नजरों का इलाज कराना चाहिए। बिल्कुल, तब पूरा हुआ और तब कर भी पूरा हुआ, गाली खाना भी तब था। तो ऐसे इस तप की यात्रा में खास करके आप जिस सेक्टर को या जिस सेक्टर को ज्यादा एड्रेस करते हैं, उस संस्कृति सभ्यता, उसमें राम मंदिर का आपने उल्लेख किया। लेकिन अभी आपके पहले जल शक्ति मंत्री आए थे, मां गंगा का विषय तो पहले भी होता था, लेकिन इस सरकार ने जितना काम किया वो अभी तक कभी नहीं हुआ। देखिए, भारत के सांस्कृतिक विचार को लेकर और जो आपने जल शक्ति मंत्रालय में कहा, गंगा जी को लेकर जिस प्रकार के कार्य हुए हैं भारत की अन्य नदियों में भी, वो मुझे लगता है बहुत ही उल्लेखनीय है और सराहनीय है और पिछले लंबे समय से नहीं हुए। आप याद करिए, शायद 3 या 4 साल पहले की बात है, जब प्रियंका गांधी जी प्रयागराज से काशी इससे गई थी जल मार्ग से। अगर उसके अंदर कोई खराबी या गंदगी दिखी होती ना तो सोशल मीडिया को भर दिया होता उन फोटोज से, मगर एक भी चीज नहीं दिख पाई। ये दर्शाता है कि हम लोग की सरकार आने के बाद गंगा किस प्रकार से अविरल निर्मल हुई है। और सबसे बड़ी बात तो गंगा ने एक और कार्य करके दिखाया है संस्कृति की दृष्टि से। गंगोत्री उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और बंगाल, अब गंगोत्री से गंगा सागर तक जो राष्ट्रवाद की अविरल गंगा बही है, उसने भारत के एक नए युग का सूत्रपात कर दिया है। तो मैं कह सकता हूं कि, और शायद उसी युग के सूत्रपात की वजह से आज वो दिन आया है। आप राम मंदिर का उल्लेख कर रहे थे, राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है और हर हिंदू के लिए बहुत हृदय विदारक है। मगर मुझे यह भी ध्यान आता है, देखिए वहां जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हर व्यक्ति आहत है। और मैं भी एक राम भक्त कार सेवक के रूप में, मैं 4 अप्रैल या 5 अप्रैल 1991 को दिल्ली में बोट क्लब पे रैली हुई थी विश्व हिंदू परिषद की।
हम उसमें भी आए थे। अप्रैल 1987 में बालक के रूप में मैं गया था अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के संकल्प की रैली में। योगी जी ने कल कहा ना कि राम भारत की आत्मा है, यही दिल्ली की बोट क्लब की रैली में। और मैं याद दिला दूं, उसमें 200 देशों के लोगों को, 200 फॉरेन डिग्नेटरीज को बुलाया गया था और उसमें करीब 40 देशों के लोग आए थे। और दिल्ली पुलिस ने एक्सेप्ट किया था कि 5 लाख लोग आए। विश्व हिंदू परिषद का यह दावा था कि 20 लाख लोग आए। दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था कि यदि संघ और विश्व हिंदू परिषद के वॉलंटियर्स ने मदद न की होती तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे अकेले पुलिस के बल के ऊपर आधार पर संभालना मुश्किल होता। मगर उसी में एक नारा लगा था कि भारत के हैं राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, गली गली में मात भवानी का गूंजा जयकारा है, और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। मगर अब जो स्थिति आई है वो स्थिति बहुत हृदय को कष्ट देने वाली है। हम लोग एक नारा लगाते थे ना, जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है, और जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी है। आज की स्थिति में कह सकता हूं, हर हिंदू का हृदय है टूटा, आज आंख में पानी है, पर हर दोषी को सजा मिलेगी जिसने की बेईमानी है। मगर जो लोग आज हमसे कह रहे हैं वो हैं जो कहते थे अयोध्या तो ये थी ही नहीं, जो कहते थे राम तो हुए ही नहीं, जो इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म का समूल नाश कॉन्फ्रेंस करते थे, जो हिंदू धर्म को HIV, कोरोना वायरस, डेंगू जाने क्या क्या कहते थे। कर्नाटक में कांग्रेस के एक मंत्री ये कह चुके हैं कि हिंदू शब्द गंदा है। जो रामचरितमानस की चौपाई फाड़ते थे और मतलब किताबें फाड़ते थे, वो आकर अगर आज राम भक्ति करने लगे तो मैं कह सकता हूं कि जैसे केवल इतना ही नहीं, एक लिस्ट से नाम छूट गया। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले मुल्ला मुलायम का टीपू भी राम का नाम ले रहा है। नहीं, वही मैं बताना चाहता हूं। अभी देखिए राम गोपाल जी का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें हाँ। कह रहे हिंदू हमें वोट दे या ना दे, हाँ। उनको मौलाना मुलायम कहो या मुल्ला मुलायम कहो, मगर जो एक बार छत पर गुंबद पे चढ़ तो गए थे पर नीचे नहीं उतर पाए। पर मैं उनसे कहना चाहूंगा, अभी भी देख लीजिए, एक दृश्य और है, उसकी फोटो भी अवेलेबल है। जब कार सेवक जो चढ़ गए थे गुंबद पे, उनको गोली मार के नीचे उतारा गया था, तो उस समय एक बंदर आ गया था और उसने उस ध्वजा को पकड़कर बैठ गए थे और वो नीचे नहीं उतरा था और सुरक्षा बलों ने उस पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऐसा माना गया कि जैसे कि हनुमान जी आकर राम की ध्वजा पकड़ के बैठ गए और उस पर भी गोली चलाने के लिए कहा गया था। यह ठीक है कि स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने निर्णय लिया कि राम जी के गुंबद के ऊपर ध्वजा पकड़े हुए बंदर पर गोली चलाने का परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। आप सोचिए, वो लोग आज चिंतित नजर आते हैं जिन्होंने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने सरयू को रक्त रंजित किया। वो अगर कहते ये चिंतित है तो वो चिंतित नहीं, अंदर से आनंदित है, क्योंकि उन्हें लगता है डेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म का एक मौका मिला है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज तो वो स्थिति, जैसा मैंने कहा ना कि जन्मभूमि के काम ना आए वो बेकार जवानी, तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जिनका खून नहीं खौला था, खून नहीं वो पानी था, वही भक्ति का स्वांग रचाते, ये भक्ति नहीं शैतानी है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम लोग एक और नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। आज जैसी बदली हुई रंगत सब नेताओं की नजर आ रही है, तो उसे देख के तो मुझे यह ध्यान आता है कि आज तो ऐसा लग रहा है झूठा सच्चा सब है राम का, पक्का कच्चा सब है राम का, और चाहे लगन से बोले चाहे जलन से बोले, हर नेता हुआ भगत राम का। मगर आश्वस्त रहिए, हमारी संस्कृति में, पंचतंत्र में भगत और बगुला भगत की कहानी हम सब ने पढ़ी है और हम सब भली भांति यह नीर क्षीर विवेक देश की जनता कर सकती है कौन भगत है और कौन बगुला भगत है। हमने देखा कि जैसे केवल योग दिवस घोषित नहीं हुआ, योग दिवस तो ऐसे कई दिवस यूनियन के हैं, लोग आते भी है जाते भी है, पता भी नहीं चलता, लेकिन योग, आयुर्वेद, भारतीय उपचार पद्धति, जीवन दृष्टि, जीवन शैली, इनके प्रति भी लोगों का दृष्टिकोण बदला है। ये जो आपने बात कही है, जो भारत में नहीं वैश्विक स्तर पर बदला है। तो आज से 26 साल पहले मैं जिंदगी में पहली बार अमेरिका गया था। देयर वाज नथिंग लाइक वेज बर्गर। उनके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि वेज बर्गर जैसी कोई चीज होती है। जब उनको बहुत समझाओ
कि नो मीट, नो चिकन, नो फिश, तो क्या करते थे, वो चिकन बर्गर में से चिकन निकाल के दे देते थे कि साहब अगर आपको नहीं खाना तो ये खा लीजिए। आज वहां वेज नहीं, वेगन भी वेगन हो गया। और वेगनिज्म की तरफ बढ़ना शुरू हुए। अब आइए साहब, आज से 30-40 साल पहले कहते थे अरे ये फूल पत्ती खाने से कोई इलाज नहीं होता है, ये बैकवर्डनेस की बात प्रमाण है, ये नीम हकीम खतराए जान, टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन ये सब यूज करो। आज क्या कहते हैं, हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेद की तरफ आ गए। आप देखिए हिंदू धर्म संस्कृति का प्रभाव। प्रधानमंत्री जी ने जब योग दिवस की शुरुआत की, 177 देश उसके समर्थक नहीं बने, द्वितीय प्रस्तावक बने। यूएन की हिस्ट्री में आज तक कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ विच वॉज सेकेंडेड बाई 177 कंट्रीज, जिसमें 40 से ज्यादा मुस्लिम देश थे। और आप सोचिए उन 170 देशों में जब कोई व्यक्ति योग करता होगा और उसको स्वास्थ्य लाभ होता होगा, तो भारत को गुरु मानता होगा कि नहीं? बिल्कुल। यानी हम पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहे हैं। अब आइए, आप जाइए वेस्ट में, देखिए कितने योग सेंटर खुले हैं, कितने मेडिटेशन सेंटर खुले हुए हैं। अब बताइए, काऊ का A2 मिल्क तक एक्सेप्ट किया जाने लगा, काऊ कडलिंग की शुरुआत हो गई। इतने डॉलर दो और 20 मिनट के लिए गाय से गले मिलके बैठो तो कहते हैं इसके साथ पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। तो मैं इसलिए बताना चाहता हूं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पहले कहते थे गाय के गोबर से कोई खेती हो सकती है, आज ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आ गए। तो ये जो हमारी कालजयी प्राचीन वैदिक संस्कृति का प्रभाव बगैर किसी तलवार के, बगैर किसी धोखे के, बगैर किसी दबाव के पूरी दुनिया में जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, और ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, न्यूज वीक एक अमेरिकन मैगजीन है, उसमें लीजा मिलर का एक आर्टिकल है, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं। उन्होंने इन सारी चीजों का वर्णन करते हुए अमेरिका में लिखा है, जानते क्या शीर्षक है उसका? वी ऑल आर बिकमिंग हिंदूज। वो अमेरिकन के लिए कह रही हैं कि जिसको आप हिंदू वे ऑफ लाइफ कहते हैं, बगैर कहे हुए आप उसको एडॉप्ट करते चले जा रहे हैं। यह है भारत का प्रभाव, जिसे अटल जी की इस कविता में मैं कह सकता हूं, जो बड़ी प्रसिद्ध कविता है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसकी एक लाइन है, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वरनभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बिल्कुल। वैसे हमने आज आपके बातचीत में ये विषय छोड़ा था, लेकिन आपने मुसलमान का नाम ले लिया, तो और 40 मुस्लिम देशों ने योगा डे को समर्थन दिया है, लेकिन हमारे यहाँ का मुल्ला ओम कहने से कहता है मैं योग तो करूंगा लेकिन ओम नहीं कहूंगा। यहां मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया के दौरे पे हैं आज। इंडोनेशिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। वहां के जो राष्ट्रपति हैं प्रभवो सुबियांतो, लास्ट ईयर 2024 उनका यूनाइटेड नेशंस की स्पीच जाके देखिएगा, नेट पे चेक करिएगा। जब उन्होंने स्पीच समाप्त की तो उन्होंने क्या बोला? ओम शांति शांति शांति, नमो बुद्धाय सलाम। आप बताइए, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट ओम शांति शांति बोल सकता है। और जब वो 2025 में आए थे या 24 में, गणतंत्र दिवस के मुख्य वो बन के 25 में आए थे, रात में राष्ट्रपति भवन में उनका डिनर था, उसका भी वीडियो अवेलेबल है, जाके चेक कर लीजिएगा। उन्होंने उस डिनर के दौरान कहा, फ्यू वीक्स बैक आई गॉट माई जीनोम सीक्वेंसिंग डन एंड आई वॉज टोल्ड दैट आई एम हैविंग एन इंडियन डीएनए। अब बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश का राष्ट्रपति कहता है कि इंडियन डीएनए है, वो ओम शांति कहने में समस्या नहीं है। मगर क्या बताएं, और यहां जो इंडिया में समस्या है वो मुसलमानों की वजह से उतनी नहीं है, ये कलमा पढ़े हुए मुसलमानों की वजह से नहीं है, ये जो गैर कलमा पढ़े हुए मुसलमान है वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। कहावत है कि नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। ये जो सेकुलर मुल्ला है ना, ये अगर मुसलमान सही दिशा में भी जाना चाहें तो उन्हें नहीं जाने देना चाहते हैं। और ये सेकुलर मुल्ला इतना प्याज खाते कि अपने आंसू तो निकलवाते ही निकलवाते, देश के आंसू तो निकलवाते हैं, मुसलमानों के भी आंसू निकलवाने की स्थिति ले आते हैं। बिल्कुल। आपने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ओम कहने वाली बात की, मुझे
देखना पड़ेगा, लेकिन जरूर भारत के किसी ना किसी मौलाना ने उनको इस्लाम से बाहर किया होगा। वैसे देखिए, अगर ये वाली बात कहें तो जो इस्लाम से बाहर करने की वाली बात, बड़ा प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों का एक गीत है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सिगरे काज। ये तो भगवान का भजन है। ये लिखा किसने था? शकील बदायूनी। गाया किसने? संगीत किसने दिया? नौशाद अली। गाया किसने? मोहम्मद रफी। तो आज तो फतवा जारी हो जाता। मगर क्यों नहीं तब फतवा जारी हुआ? तब देश सेकुलर नहीं था। जब से सेकुलर हुआ है प्रॉब्लम ज्यादा आ गई। दूसरा, आपको दूसरा एक गीत बताता हूं, बड़ा फेमस है, मधुबन में राधिका नाचे रे और गिरधर की मुरलिया बाजे रे। ये किसने लिखा? शकील बदायूनी। संगीत दिया नौशाद अली। गाया मोहम्मद रफी और पर्दे पे दिलीप कुमार, यूसुफ खान। आज का जमाना होता तो चारों में फतवा जारी हो जाता। इसलिए मैंने कहा, समस्या जितनी मुल्लाओं ने क्रिएट नहीं की है, उतना सेकुलर मुल्ला ने क्रिएट की है। जिसे एक मतलब लाइन में कहें, जो मैंने कहा पहले भी पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, जब देश आजाद हुआ तो ना क्रिश्चियन रियासतें थी, ना जैन रियासतें थी, ना बौद्ध रियासतें थी, न पारसी रियासतें थी। ये सब बहुत ऊपर गए। लाइन लगा के मुस्लिम रियासतें थी। नवाब थे बड़े बड़े, पटौदी के नवाब, भोपाल के नवाब, लखनऊ के नवाब, रामपुर के नवाब, हैदराबाद के निजाम, जूनागढ़ के नवाब। सब कहते हैं कि हम तो साहब मजलूम हो गए। तो क्यों मजलूम हो गए? जो मैंने कहा था वो रिपीट कर देता हूं कि जो हुक्मराने वक्त थे, जो हुक्मराने वक्त थे, वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। ये जाल अभी भी बुनने का काम चालू है, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। आपकी सरकार में अगर आप 5 प्रमुख कामों का उल्लेख करना चाहें तो वो कौन सी होगी? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे, काम तो बहुत सारे हैं। अगर आपने 5 कहा तो मैं कैटेगरी में कह देना चाहता हूं। एक, अभूतपूर्व विकास एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसी ने कल्पना नहीं की होगी। नंबर 2, डिफेंस प्रोडक्शन में इतनी लंबी छलांग कि भारत अब 25,000 करोड़ का डिफेंस प्रोड्यूस कर रहा है। आज तक हम सिर्फ डिफेंस के इंपोर्टर थे। आज अभी जो इंडोनेशिया गए तो वहां ब्रह्मोस की भी बात हो रही, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हम एक्सपोर्ट करना शुरू कर रहे हैं इसको, फिलीपींस को, और इंडोनेशिया ने भी हमसे खरीदा है। तीसरा बड़ा काम यह किया है कि इंडिया का एरा ए सॉफ्ट स्टेट समाप्त कर दिया है कि कोई आएगा और हमारे यहां आतंक करके चला जाएगा, वैसा नहीं होगा। अब ये भारत है, जाएगा, घुस के मारेगा और उसके बाद वापस आएगा। और चौथा काम हमने ये किया है कि ये शताब्दियों से सोए हुए भारतीय चेतना, जो मैकाले और मार्क्स की ड्रग में सोई हुई थी, उस चेतना को जागृत करने का काम किया है। और 5वां काम यह किया है कि वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक दक्षता के द्वारा भारत ने जो विकास करके दिखाया है, जिसे अगर मैं एक पंक्ति में कहूं कि बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से कि कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। बिल्कुल, तो ये हो रहा है। लेकिन अब 2047 जिस विजन की बात मोदी जी करते हैं, अब कहां देखते हैं हिंदुस्तान को, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूं, देखिए 2047 में एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा कि भारत ने अभी कुछ महीने पहले कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सक्सेसफुली बना लिया। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का मतलब समझते हैं? ये न्यूक्लियर पावर का जो जनरेशन है वो 2 चीजों से होता है, यूरेनियम और थोरियम। हमने थोरियम से करके दिखा दिया। थोरियम में क्या होता है, जितना थोरियम कंज्यूम होता है उससे ज्यादा क्रिएट हो जाता है। हाँ। और अभी कुछ दिन पहले कलपक्कम में क्या किया कि उस हीट से हाइड्रोजन भी बनाने की व्यवस्था कर ली। अब आप कहेंगे थोरियम में कर लिया तो कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया। रूस के बाद थोरियम से एनर्जी बनाने वाले हम दूसरे देश हो गए। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि दुनिया में सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व भारत के पास, हमारे पास। एक अनुमान के अनुसार 1/3 से लेकर 40% ऑफ द ग्लोबल थोरियम रिजर्व भारत में है। तो यदि हम इसको अच्छे ढंग से स्टैब्लिश कर ले गए तो अगले 20 वर्षों में हो सकता है कि हम ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जाए। एक तरफ सोलर और एक तरफ थोरियम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर से बनने वाली जो एनर्जी है उससे। और तीसरे लेवल पे देखिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो नेहरू जी ने बहुत विकास किया और साइंटिफिक अप्रोच। नहीं, मैं मानता हूं यहां थोड़ा मेरा मतभेद है। साइंटिफिक अप्रोच उनकी उतनी नहीं थी जितनी पश्चिम की साइंटिफिक पिछलग्गू बनने की अप्रोच थी।
उन्होंने एम्स बनाया, अच्छी बात थी। अगर उसी समय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस बनाया गया होता, जो मोदी जी ने अब बनाया, तो 75 सालों में हमारे पास इतने पेटेंट होते कि ना हल्दी का पेटेंट अमेरिका ले जा पाता, ना नीम का पेटेंट लेने के लिए हमें लड़ना पड़ता, ना बासमती का पेटेंट लेने के लिए लड़ना पड़ता, ना गोमूत्र का पेटेंट के लिए लड़ना पड़ता। आज हम वर्ल्ड में लीडर होते। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी आज भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसमें कि हमारी, अब छोटा सा एग्जांपल, नेशनल मॉन्यूस्क्रिप्ट मिशन शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने। हमारी करोड़ों पांडुलिपियां हैं, उनके अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है उसको डिजिटाइज करके जनता के सामने स्थापित करना। बताइए, पश्चिम के देश इतना उस ज्ञान से फायदा ले रहे हैं। एक छोटा सा आपको उदाहरण बताता हूं। आप में से शायद बहुतों को ना पता हो कि 2016 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज एक जापानीज साइंटिस्ट को मिला, जिसका नाम है योशियो टोमोरी। जानते हैं किस चीज के लिए मिला है? कि अगर हम फास्टिंग करते हैं 12 घंटे या 24 घंटे, तो हमारी बॉडी के अंदर कौन से फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं जिसकी वजह से हमारी जो बैड सेल्स हैं वो मर जाती हैं और नई सेल्स रिजुविनेट हो जाती हैं। अब सोचिए, हम नवरात्र के 9 दिन व्रत रखेंगे हम और नोबेल प्राइज पाएंगे जापानी। सिर्फ इसलिए कि नेहरू जी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था भारत की विज्ञान के लेकर। उनके दिमाग में यही भरा था कि जो पश्चिम कहेगा हमें उसके पिछलग्गू बन के पीछे खड़े होना है। अगर ये कॉन्फिडेंस होता तो 2016 का नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी और मेडिसिन का जापान के बाद नहीं, ये नोबेल प्राइज कभी 1966 में ही या 56 में ही भारत को मिल गया होता। और उस नोबेल के जो उनको प्राइज मिला, उसके रिसर्च में उन्होंने कहा है कि अगर आपका फास्टिंग फुल मून के आसपास है तो उसका रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। तो हमारा एकादशी को जो निर्जला रखने का नियम है वो कितना वैज्ञानिक है। अब इसमें एक और बात समझिए, जो उन्होंने एकादशी की बात कही, एक और रिसर्च आई है कि अगर आप वंस इन ए 15 डेज कंप्लीट फास्ट रखे, यानी पानी भी ना पिए अगर, तो जो बॉडी के अंदर की बैड सेल्स है वो बहुत तेजी से ऑक्सीडेशन की कमी मर। तो निर्जला एकादशी हमारे यहां रखी जाती थी, उनके यहां नहीं रखी जाती थी। तो होता क्या है कि हमारे अंदर की जो जो चीजें हैं अब वो इतनी साइंटिफिक बन। अब एक और उदाहरण देता हूं, आप में से शायद बहुतों ने वर्ड ना सुना हो, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। इसके लिए कैंडस पर्ट हैं, अमेरिका की साइंटिस्ट जिन्होंने ये रिसर्च किया है। उनका कहना है कि जब आप दवा लेते हैं ना, जैसे आप कहते हैं एंटीबायोटिक, तो ऐसा नहीं कि वो केमिकल जाके उनको मारना शुरू करता है, वो आपकी बॉडी के अंदर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसी को ट्रिगर करता है और अल्टीमेटली आपकी बॉडी लड़ती है। इसीलिए जब एज ज्यादा हो जाती है तो लोग कहते हैं ना दवा काम नहीं कर रही है। अरे दवा तो वही है जो 20 साल के व्यक्ति को दी जा रही हो, वही दवा 80 साल के व्यक्ति को। क्या हो गया कि अंदर की जो आपकी एनर्जी थी वो कम हो गई। तो अब इसमें बात आ रही है कि अगर शरीर की एनर्जी को ही ट्रिगर करना है तो क्या ये इमोशन के द्वारा नहीं की जा सकती? क्योंकि इमोशन से आपका हार्मोन केमिकल प्रोसेस चेंज होता है। तो अब अब सोचिए, जो चीज बकवास मानी जाती थी वो चीज अब यथार्थ मानी जाने लगी है। कि अब रिसर्च हो रही है कि क्या हम ध्यान लगाकर एक स्टेज, कभी थ्योरेटिकल है अभी प्रैक्टिकल नहीं, इस स्टेज तक जा सकते हैं कि हम एक चीज पे ध्यान लगाएं और हमारी बॉडी वो केमिकल सेक्रीट करना शुरू कर दे। और लास्ट में मैं अभी थ्योरेटिकल लग रहा है, ये तो पहले होता ही था। ये तो हमारे प्रैक्टिकल था। इसीलिए जो मैं बात करना चाहता हूं, अभी आप में तो बहुतों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, कुछ साल पहले आई। उसमें क्या दिखाया गया कि इवेंट होराइजन के पास जब वो अपने सैटेलाइट से निकलकर अपने प्लेन से जाता है ब्लैक होल के पास, जब वो वापस आता है तो उसके केवल 20 या 22 मिनट गुजरे होते हैं। जिस सैटेलाइट पे वापस आए उसमें 22-23 साल गुजर गए। जब वो धरती पे वापस आता है तो अपनी जिस बच्ची को वो पालने में छोड़ गया था वो बूढ़ी हो गई है। इतने साल धरती पे गुजर गए। अब ये तो साइंस है, दिस इज ए साइ-फाई मूवी। बिकॉज आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के बाद ये कहा जाता है कि साहब टाइम डायलेशन होता है एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में। और वही जब महाभारत में राजा ककुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए कोई योग्य वर नहीं पाते हैं तो वो सोचते हैं कि इस लोक में कोई वर नहीं दिख रहा है योग्य, तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी से जाके पूछूं। ब्रह्मा जी वहां पर वीणा वादन कर रहे हैं तो वो कुछ क्षण प्रतीक्षा करते हैं कि इनका वीणा वादन समाप्त हो जाए तब मैं पूछूं। तो जैसे ही पूछते तो ब्रह्मा जी हंसते हैं, कहते ब्रह्मलोक में जितने क्षण गुजरे इतने तो युग गुजर गए। अब तो करोड़ों साल गुजर गए, ना तुम्हारा राज्य रह गया ना वो लोग रह गए, सब कुछ समाप्त हो गया है। पर कोई बात नहीं, तुम्हें इस युग के अनुरूप वर बताता हूं। और वही भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम की पत्नी रेवती के रूप में आई और उन्हें कद बड़ा था, फिर उन्हें छोटा किया गया। तो साहब
टाइम वेरिएशन हमारे यहां एक लोक से दूसरे लोक में होगी तो गप है, अंधविश्वास है। और वहीं इंटरस्टेलर मूवी कहे कि इवेंट होराइजन से लेके और यहां के ऊपर ये टाइम ड्यूरेशन चेंज हो रहा, ये साइंस है। ये जो मानसिकता है इससे निकलना पड़ेगा। तो जिसे एक लाइन में कहूं कि जो नेहरू जी से गलती हुई और हमें इस जनरेशन में गलती नहीं करनी है, भारत के अंदर ज्ञान के वो स्रोत भरे हुए हैं कि जिसे एक शेर में कहना चाहूंगा कि अभी साज दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के फसाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख मांगो न फन की, जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। बिल्कुल, और आपके पास तो खजाने ही खजाने हैं, केवल घर में नहीं आपके जेब में भी है। और इसलिए इसलिए समय की आपको भी जाना है। और अगले मंत्री जी माननीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव हमारे बीच में है। आपका जाधव जी स्वागत हम सब करते हैं। अब आपका हम धन्यवाद करना चाहेंगे।